आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन का कौन कौन नियम है किस चीज में, मोशन में। तो हम लोग ये 3 नियम आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन लॉस ऑफ मोशन आर 3 फिजिकल लॉज दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में 3 फिजिकल लॉज दिया गया है। तो ये 3 कौन कौन सा नियम है, चलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर बताया गया है दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। ये डिस्क्राइब करता है किसके रिलेशन के बीच में, किसके किसके बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब करता है, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, उसमें जो फोर्स काम कर रहा है उसके बीच में रिलेशन बताता है। इसका मतलब है जो बॉडी अगर मोशन में है, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें कोई फोर्स काम कर रहा होगा, कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उन दोनों के बीच में हम लोग क्या बताता है, ये रिलेशन को बताता है। कौन? न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। चलिए फर्स्ट लॉस हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉस क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम, इस रूल के अनुसार, इस लॉ के अनुसार क्या पता चलता है, अ बॉडी कंटिन्यू to be in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is act upon by some external force to change the state। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, अगर ये रुका हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक हम इसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाएं तब तक। और अगर मान लेते हैं ये बॉडी जो है मोशन में है, अगर मोशन में है तो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो अगर हम इसमें क्या करेंगे कि इधर से फोर्स लगा देंगे, तो इधर से फोर्स लगा देंगे तो इसका डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और अगर उसमें हम फोर्स लगा देते हैं, तो फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या आपको पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर मोशन में है तो वो उसका, अगर हम कोई वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें फोर्स लगा करके उसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके स्टेट को चेंज हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार the rate of change of linear momentum of a directly proportional to the external force applied on a body, and this change take place always in the direction of the force applied। देखिए, इससे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे लीनियर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आ रहा है ना, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम चेंज कैसे होता है, जो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े हैं, लीनियर मोमेंटम जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, P = mv। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जो बच्चे अगर नहीं होंगे, कल मैंने जो पिछला वीडियो जो मैंने पढ़ाया था वहां पर आपको बताया गया था लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। तो जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इन्वेंशन हो रहा था, तो वहां पर आपको लीनियर मोमेंटम, एक नया आइडेंटिटी का यूज करना बहुत ही जरूरी पड़ गया कि लीनियर मोमेंटम क्या है ना। तो जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इन्वेंशन हो रहा था, तब आपका लीनियर मोमेंटम का भी इन्वेंशन उसी टाइम हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम है क्या, है ना। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उसका मास कितना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका वेलोसिटी अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। और अगर उसका वेलोसिटी कुछ ज्यादा है, कुछ भी उसका वेलोसिटी है, तो उसमें लीनियर मोमेंटम भी उसको क्या करता है, फर्क पड़ता है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी कुछ भी है, 2-4 मीटर पर सेकंड कुछ भी हो सकता है, तो उसके लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, फर्क पड़ेगा, चेंज आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे कि अगर एक दीवार है और हम यहाँ से तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो अगर हम इस दीवार से टक्कर खा करके, तो दोनों को क्या होगा, मतलब जो आदमी है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ से दौड़े हुए जा रहे हैं और इस दीवार से टकराते हैं, तो क्या हमको फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, हमको बहुत ज्यादा चोट भी लग सकता है अगर हम इधर से बहुत ही तेज से जा रहे हैं तब। लेकिन
अगर हम यहाँ से ये दीवार है और हम आराम से जा रहे हैं, धीरे 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 कर करके यहाँ पर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, हमको कोई फर्क पड़ा? हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर 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 एक्सेलरेट करते हुए अगर हम तेजी से किसी भी दीवार की ओर जा रहे हैं तो वहां पर लीनियर मोमेंटम चेंज होने में क्या हो रहा है, बहुत कम समय लग रहा है, कि बहुत तेजी से गए और दीवार में टकरा गए। इससे क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम को चेंज होने में बहुत ही कम समय लगा। लेकिन अगर हम धीरे 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 जा रहे हैं और इस दीवार से केवल हल्का सा टच कर रहे हैं तो क्या होगा इसमें कि लीनियर मोमेंटम को चेंज होने में बहुत टाइम मिल गया, जिससे हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये है कि F इक्वल टू ma, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी का मास कितना है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके एक्सेलरेशन से, उसके वेलोसिटी से उसको फर्क पड़ता है ना। आई होप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमेशा बच्चों को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बहुत दिक्कत होता है। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ आपको याद हो जाता है, लेकिन सेकेंड लॉ आप लोगों को दिक्कत होता है। तो जब भी दिक्कत होगा सबसे पहले आपको याद करना है लीनियर मोमेंटम को। जब लीनियर मोमेंटम याद हो जाएगा तो ये आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कुछ भी नहीं है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आप लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में जरूर पढ़ोगे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो होगा तो उसका लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। और किसी का अगर लीनियर वेलोसिटी कुछ है तो उससे लीनियर मोमेंटम को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, है ना। तो आई होप ये दोनों आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, चलिए इसको हम जानते हैं ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस नियम के अनुसार आपको क्या पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसको एक फोर्स जो होगा आगे की ओर से अपोज कर रहा होगा, रोक रहा होगा। जैसे कि अगर हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने से समय हम लोगों को ये समझ में आता है कि आगे से हमको कोई रोक रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्यों, वो क्या होता है, जैसे कि हवा हमको, अगर हम किसी भी तरफ दौड़ रहे हैं, आगे की ओर दौड़ रहे हैं, तो उधर से हवा हमको क्या होता है, रोकता है कि नहीं रोकता है। जब तेज हवा चलता होगा, आप लोग उस समय दौड़ते होंगे तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि अगर हम आगे की ओर दौड़ रहे हैं तो हवा उधर से हमको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जो आगे बढ़ने से हमको रोक रहा है ना। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट। जितना हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं उतना ही उधर से क्या कर रहा है, एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, बराबर फोर्स। जितना इधर से हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हमको क्या कर रहा है, आगे से रोक रहा है। अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो जब पूरा हवा चलता है तेज, उस समय आप दौड़ के देख सकते हो कि आपको क्या हो रहा है, जितना आप फोर्स इधर से लगा रहे हो, जितना आप तेज दौड़ रहे हो, उधर से तेजी से उतना ही फोर्स आपको लग रहा है ना। तो उसके अपोजिट होगा और इक्वल फोर्स लगेगा उसमें, है ना। तो दैट इज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। यही इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आगे की ओर मूव कर रहा है तो उसमें अपोजिट साइड से, इसके अपोजिट, अगर हम आगे जा रहे हैं तो उधर से एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, लेकिन जितना हम इधर से लगा रहे हैं फोर्स उतना ही उधर से आपको फोर्स लग रहा है ना। ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल। ठीक है, आई होप आपको न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन समझ में आया होगा। तीनों नियम को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। अगर जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे ताकि जो मेरा अपडेट्स है सुबह 10 बजे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और हमेशा रेगुलर वीडियो अपलोड होता रहता है, इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाओगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर पाओ और एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आ पाओ और एक बेहतर तरीके से आप फिजिक्स पढ़ पाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।